Hello everyone, welcome back to the physics class. So we were doing the chapter that is work, energy and power. Okay, so we have done the topic kinetic energy in the previous lecture. So it's time to discuss the another topic. The next topic is potential energy, because we are discussing different types of energies. Now it's time for doing the topic that is potential energy. Topic is potential energy, and we should know what is the meaning of potential energy. Okay, the energy possessed by the body due to height from the अर्थ, मतलब ड्यू टू पोजीशन और कन्फिग्रेशन, मतलब उसकी पोजीशन क्या अर्थ के ऊपर, अर्थ से उसकी कितनी हाइट है, उसकी वजह से बॉडी में जो एनर्जी होगी दैट इज कॉल्ड इट्स पोटेंशियल एनर्जी. द एनर्जी ऑफ अ बॉडी ड्यू टू इट्स पोजीशन और कॉन्फ़िगरेशन, ड्यू टू इट्स पोजीशन और कॉन्फ़िगरेशन, मतलब एक बॉडी की पोजीशन क्या है, पोजीशन का मतलब ग्राउंड से कितनी हाइट पे है. ये मान लीजिए ग्राउंड है, तो ग्राउंड से बॉडी कितनी हाइट पे यहाँ पड़ी है, ये हाइट h है. तो हाइट की वजह से जो एनर्जी है दैट इज कॉल्ड इट्स पोटेंशियल एनर्जी. पोजीशन होगी, एंड एक होती है पोजीशन की वजह से, एक होती है कॉन्फ़िगरेशन की वजह से. कॉन्फ़िगरेशन का मतलब यहाँ पे होता है शेप. कॉन्फ़िगरेशन का मतलब क्या है, यहाँ पे शेप की, बॉडी की शेप है, शेप की वजह से भी बॉडी की पोटेंशियल एनर्जी होती है. तो बेस्ड ऑन द टू टाइप्स दैट इज पोजीशन एंड कॉन्फ़िगरेशन. तो पोजीशन की वजह से जो होती है, मतलब ग्राउंड से कितनी हाइट पे है, पोजीशन की वजह से जो एनर्जी होती है बॉडी की दैट इज कॉल्ड इट्स ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी. दैट इज कॉल्ड इट्स ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी. ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी कहलाती है इसकी वो. एंड नेक्स्ट कॉन्फ़िगरेशन की वजह से जो होती है, मतलब उसकी शेप क्या है, शेप की वजह से जो उसकी एनर्जी होती है दैट इज कॉल्ड इट्स इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी. दिस इज कॉल्ड इलास्टिक potential energy. So there are two types of potential energy. First is that gravitational potential energy, that is due to the position above the ground, मतलब ग्राउंड से कितनी हाइट है बॉडी की, पोजीशन की वजह से जो होती है दैट इज ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी. और बॉडी की शेप कैसी है, मतलब कंप्रेस्ड है, स्ट्रेच्ड है. अगर किसी बॉडी को आप कंप्रेस कर रहे हो, स्ट्रेच कर रहे हो, नाउ वी हैव टू डू सम वर्क फॉर कंप्रेसिंग एंड स्ट्रेचिंग ऑफ द बॉडी. दैट वर्क इज स्टोर्ड एज पोटेंशियल एनर्जी इन द बॉडी. जो वो वर्क आपने किया दैट इज स्टोर्ड एज पोटेंशियल एनर्जी इन दी बॉडी. क्योंकि हम पीछे वर्क एनर्जी थ्योरम हमने किया प्रीवियस लेक्चर में. व्हाट इज द मीनिंग ऑफ वर्क एनर्जी थ्योरम, दैट इज कि जितना बॉडी के ऊपर आप वर्क करोगे उतना ही एनर्जी उसमें स्टोर हो जाएगी, वर्क एनर्जी में कन्वर्ट होता है. नाउ वी आर ड्राइविंग द एक्सप्रेशन फॉर ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी. Now our topic is gravitational potential energy. What is gravitational potential energy? एक बात सबसे पहले क्लियर होनी चाहिए माइंड में कि पोटेंशियल एनर्जी या किसी भी बॉडी में एनर्जी आती कैसे है. एनर्जी आती है अगर किसी बॉडी के ऊपर वर्क किया गया, वही वर्क एनर्जी में कन्वर्ट होता है. दैट वर्क इज कन्वर्टेड इनटू एनर्जी. तो अगर कोई बॉडी हाइट पे है तो ग्राउंड, हर नॉर्मली बॉडी कहाँ रहना चाहती है, किसी बॉडी को आप छोड़ दो वो ग्राउंड पे रहेगी. तो ग्राउंड से हाइट तक लाने में जो आपको वर्क करना पड़ेगा दैट इज कॉल्ड इट्स ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी. इट मीन्स ये ग्राउंड हुआ. ओके, एक बॉडी यहाँ पड़ी थी पहले, उसका मास है m. बॉडी यहाँ पड़ी थी, उसका मास क्या है m है.
तो बॉडी का हमेशा वेट होता है और वेट कहाँ लगता है, डाउनवर्ड। जिस फोर्स से कोई भी बॉडी या अर्थ किसी बॉडी को अपनी तरफ अटैक कर रही है दैट इज कॉल्ड इज ग्रेविटेशनल वेट, मतलब वेट होता है। वेट इसका कहाँ लग रहा है, वेट इज mg, वेट इज ऑल्सो फोर्स, वेट इज ऑल्सो अ फोर्स। तो अब मैं इस बॉडी को ऊपर ले जाना चाहता हूँ तो मेरे को ऊपर उठाना पड़ेगा, कम से कम मेरे को mg के बराबर फोर्स लगाना पड़ेगा। मैंने उसके ऊपर फोर्स लगाया दैट F इज इक्वल टू mg। तो ये बॉडी ग्राउंड से उठ के यहाँ पे चली गई, तो मैंने फोर्स कितना लगाया दैट F इज इक्वल टू mg, वेट के बराबर फोर्स। और इसने जो डिस्टेंस कवर किया, मान लो वो डिस्टेंस कवर किया इसने हाइट h, हाइट h कवर की। हम ये देखते हैं कि वर्क डन बॉडी को हाइट पे ले जाने में वर्क डन कितना करना पड़ा। वर्क डन इन रेजिंग बॉडी टू हाइट h, बॉडी को हाइट h तक ले जाने में कितना आपको वर्क डन करना पड़ा। एज वर्क डन इज इक्वल टू फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट, वर्क डन इज इक्वल टू फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। फोर्स को डिस्प्लेसमेंट से मल्टीप्लाई करो, जो आंसर आएगा दैट विल बी वर्क डन। और यहाँ पे फोर्स कितना हुआ है, वर्क डन W, फोर्स दैट इज फोर्स किसके बराबर है, वेट के बराबर है, और वेट क्या बन गया mg। तो यहाँ फोर्स बना mg, फोर्स क्या बन गया दैट इज mg इनटू डिस्प्लेसमेंट जो है, डिस्प्लेसमेंट h है, हाइट कितनी हाइट पे आपने मूव किया उसको इनिशियल से फाइनल, मतलब फाइनल माइनस इनिशियल जो करते हो दैट इज डिस्प्लेसमेंट। तो ये mgh, तो वर्क डन इज इक्वल टू आ गया दैट इज mgh, वर्क डन क्या बन गया mgh। एंड दिस वर्क डन इज नाउ स्टोर्ड पोटेंशियल एनर्जी एट हाइट, मतलब जो बॉडी आपके हाइट पे है उसमें पोटेंशियल एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी किसकी वजह से आई, जो आपने उसके ऊपर वर्क डन किया, दैट वर्क डन इज स्टोर्ड इन पोटेंशियल एनर्जी। सो दिस वर्क डन is equal to potential energy that is represented P dot E. Now potential energy of the body at height h is equal to mgh. It means if we want to calculate the gravitational potential energy of the body, formula of that is mgh. We should know the mass of the body, also acceleration due to gravity of the body, and also that is h height of the body. कितनी हाइट पे बॉडी को आपने रेज किया, तो दैट थ्री टर्म्स आर potential energy. What is the SI unit of potential energy? Same, every type of energy has the same units. Okay, that is joule, SI unit. So potential energy also has SI unit joule, represented by the symbol J. Okay, SI unit of potential energy is also J. अगर कोई भी चौक है, जैसे ये ग्राउंड पे पड़ा है, मैं इसको उठा के ऊपर लेके आ रहा हूँ, तो मैंने इसको उठाने में जितना वर्क किया वो वर्क मेरा यहाँ पे आके क्या बन गई, इसकी पोटेंशियल एनर्जी। तो किसी भी बॉडी को रेज करने में जितना वर्क डन किया जाता है दैट बिकम्स इट्स ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी, दैट बिकम्स इट्स ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी। एंड ऑल्सो इफ वी आर ड्रॉपिंग बॉडी फ्रॉम हाइट एंड इट इज़ फॉलिंग टूवर्ड्स द अर्थ, मतलब ये चौक है, अगर हम इसको इस पे हाइट पे इसको पोटेंशियल एनर्जी है इसमें, अगर मैं इसको छोड़ूंगा ये नीचे जा रहा है तो मूव कर रहा है, आपको मूव करता हुआ दिखेगा ये। इट मीन्स इसकी पोटेंशियल एनर्जी किस में कन्वर्ट हो रही है, काइनेटिक एनर्जी में कन्वर्ट हो रही है। इट मीन्स इफ अ बॉडी इज फॉलिंग फ्रॉम हाइट टूवर्ड्स द अर्थ, इट्स पोटेंशियल एनर्जी इज कन्वर्टिंग इनटू काइनेटिक एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी इज कन्वर्टिंग इनटू काइनेटिक एनर्जी। इफ अ बॉडी इज फॉलिंग from the height towards the earth, potential energy changes into kinetic energy. हाइट कम होगी तो पोटेंशियल एनर्जी कम आएगी, क्योंकि पोटेंशियल एनर्जी का क्या फॉर्मूला, दैट इज mgh, h कम हो जाएगा। अगर हाइट कम होगी तो पोटेंशियल एनर्जी कम होगी, तो पोटेंशियल एनर्जी कम होकर किस में जाएगी, क्योंकि पोटेंशियल कोई भी किसी भी तरह की जो एनर्जी होती है दैट नेवर लॉसेस, वो लॉस तो कभी होती नहीं है। ओके, मतलब लॉस नहीं होने का मतलब चेंज हो जाती है दूसरी फॉर्म में, डाई आउट नहीं होती। तो पोटेंशियल एनर्जी कहाँ गई, जो कम हुई है, दैट इज कन्वर्टेड इनटू काइनेटिक एनर्जी, वो बॉडी की काइनेटिक एनर्जी में कन्वर्ट हो चुकी है। ओके, एज वी डिस्कस्ड अबाउट द टू टाइप्स ऑफ पोटेंशियल एनर्जी, फर्स्ट वाज ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी एंड सेकंड वाज इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी। ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी वी हैव डिस्कस्ड, and now we are going to discuss another type of energy, that is elastic potential energy. Now we are writing this as potential energy of a spring, potential energy of a spring which is called
इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी, इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी इसको कहा जाता है, जो स्प्रिंग में एनर्जी स्टोर होती है, जो भी इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी। कोई भी अगर इलास्टिक बॉडी होती है, ओके, तो किसी बॉडी में एनर्जी आती कैसे, हम एक स्प्रिंग की बात कर लेते हैं कि स्प्रिंग में इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी कैसे आती है। नाउ आई एम ड्राइंग अ फिगर ऑफ अ स्प्रिंग विच इज इन नॉर्मल स्टेट। अभी देखिए नॉर्मल स्टेट में ये इसका पॉइंट ए है, ओके, ना इसको स्ट्रेच किया हुआ है, ना इसको कंप्रेस किया हुआ है, कुछ भी। इसके साथ में एक बॉडी बंधी हुई है यहाँ पे एंड पे, दैट इज एम, एंड बॉडी इज एट ए पॉइंट, ये जो सेंटर है वो ए पॉइंट पे है, मास इसका एम है। दिस इज द फर्स्ट फिगर। नाउ व्हाट वी आर डूइंग, वी आर एक्सर्टिंग अ फोर्स एफ इन द फॉरवर्ड डायरेक्शन ऑन द मास ऑफ द बॉडी। जो बॉडी का मास है इस पर हमने फॉरवर्ड डायरेक्शन में एक फोर्स लगाया, तो ये खींचेगा, इसके साथ में स्प्रिंग बचा हुआ है तो स्प्रिंग भी खींचा जाएगा। तो अब हमने इसके ऊपर क्या किया, इसके ऊपर फोर्स लगाया तो ये स्प्रिंग थोड़ा सा स्ट्रेच हो गया, और ये जो मास था बॉडी का वो यहाँ आगे मूव कर गया, मास एम, फोर्स हमने क्या लगाया इसके ऊपर, एफ। अब हम ये देखेंगे भी कितना आगे मूव कर गया। यहाँ पे था पहले, ये सिचुएशन थी, और अब यहाँ पे ये है, तो इतना डिस्टेंस ये मूव कर गया, डिस्टेंस इज एक्स। डिस्टेंस कितना मूव किया, एक्स मूव किया, मीन्स वी आर एक्सर्टिंग द फोर्स एंड बॉडी इज डिस्प्लेसिंग टू द समवट डिस्प्लेसमेंट। बॉडी की कुछ डिस्प्लेसमेंट भी है। अगर हम किसी बॉडी के ऊपर फोर्स लगाएं और बॉडी की कुछ डिस्प्लेसमेंट हो, दैट इज कॉल्ड इट्स वर्क डन। इट मीन्स बॉडी के ऊपर फोर्स लगाएं और बॉडी की डिस्प्लेसमेंट हो, दैट इज कॉल्ड वर्क डन। उसको क्या बोला जाता है, वर्क डन। तो इट मीन्स हियर इज सम वर्क डन एंड वर्क डन इज स्टोर्ड एज एनर्जी इन द बॉडी। किसी बॉडी के ऊपर किया गया वर्क डन उस बॉडी में एनर्जी बन के स्टोर हो जाता है। तो एनर्जी बन के इसमें स्टोर हो जाएगा, तो एनर्जी वो क्या बनेगी, कितनी एनर्जी बनेगी, वही हम कैलकुलेट करते हैं। तो हमारे पास एक चीज़ और आती है इसमें। अब कभी भी आपने स्प्रिंग को खींच के देखा हो, कभी ऐसे स्प्रिंग को अगर हमने खींचा है तो हमें क्या लगता है भी स्प्रिंग भी हमारे बैकवर्ड डायरेक्शन में हमें वापस खींच रहा है। तो मतलब स्प्रिंग इलास्टिक बॉडी कोई भी होगी, अगर आपको जैसे रबड़ है, रबड़ को आप खींचोगे तो आपको खींच के रखना पड़ेगा, अगर आप उसको मोल्ड करके रखना चाहते हो। छोड़ोगे तो वो वापस ओरिजिनल पोजीशन में, मतलब अंदर की तरफ भी एक फोर्स लग रही है जो उसको ओरिजिनल पोजीशन में क्या लाना चाहती है, वापस। दैट इज कॉल्ड रीस्टोरिंग फोर्स, दैट इज कॉल्ड रीस्टोरिंग फोर्स। तो अंदर की तरफ भी एक फोर्स लग रही है, दैट इज रीस्टोरिंग फोर्स, दैट इज रीस्टोरिंग फोर्स। और क्या होगा, जितना ज्यादा आप इसको बाहर की तरफ खींचोगे उतना ही ज्यादा रीस्टोरिंग फोर्स लगेगी। जितना रबड़ को आप बाहर खींचोगे ना, आपको लगेगा भी रबड़ भी अंदर की तरफ उतना ही फोर्स लगा रही है। इट मीन्स आपका जितना अप्लाइड फोर्स होता है, दैट मच इज द रीस्टोरिंग फोर्स। नाउ देयर इज अ लॉ विच इज हुक्स लॉ। लॉ इज Hooke's law. What is the statement of Hooke's law? Hooke's law states that restoring force, that is restoring force is directly proportional to displacement. Restoring force is directly proportional to displacement. जितनी ज्यादा डिस्प्लेसमेंट होगी, जितना ज्यादा आप इसको खींचोगे, रिस्टोरिंग फोर्स क्या लगेगी उतनी ज्यादा। रिस्टोरिंग फोर्स को हम माइनस एफ से लिख रहे हैं। क्यों लिख रहे हैं, क्योंकि अपोजिट एफ आपने फॉरवर्ड डायरेक्शन में फोर्स लगाया, रिस्टोरिंग फोर्स उसे अपोजिट डायरेक्शन में है तो वो माइनस एफ बनेगी। सो रिस्टोरिंग फोर्स माइनस एफ इज प्रोपोर्शनल टू डिस्प्लेसमेंट है एक्स। प्रोपोर्शन का साइन रिमूव किया, इक्वल में चेंज किया, दैट बिकम्स के एक्स। तो माइनस एफ इज इक्वल टू क्या आ गया, के एक्स, या हम इसको लिख सकते हैं एफ इज इक्वल टू माइनस के एक्स, माइनस उधर ले गए। सो दिस इज द स्टेटमेंट ऑफ हुक्स लॉ, दैट फोर्स इज इक्वल टू के, के इज कांस्टेंट, के इज कॉल्ड स्प्रिंग कांस्टेंट। नाउ व्हाट इज के इज कॉल्ड स्प्रिंग कांस्टेंट। हर एक स्प्रिंग का अपना एक कांस्टेंट होता है, अपनी एक वैल्यू होती है, दैट इज कॉल्ड स्प्रिंग कांस्टेंट। तो फोर्स इज इक्वल टू नेगेटिव ऑफ प्रोडक्ट ऑफ स्प्रिंग कांस्टेंट एंड डिस्प्लेसमेंट। तो अगर आपने रिस्टोरिंग फोर्स कहीं पुट करना हो, दैट इज माइनस के एक्स, माइनस के एक्स। अब हम क्या निकालना चाहते हैं, इलास्टिक मतलब स्प्रिंग में जो इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी स्टोर्ड है वो कितनी है, और हमेशा एनर्जी किसके बराबर होती है, दैट इज इक्वल टू वर्क डन, हमेशा वर्क डन के बराबर होती है। तो हमें क्या करना है, हमने वर्क डन निकालना है। अभी स्प्रिंग को स्ट्रेच करने में कितना आपको वर्क डन करना पड़ा, वो वर्क डन हमने कैलकुलेट करना है। अब ये मान लीजिए कि पूरा तो है, हमने ये स्मॉल इसका पाथ मान लिया, दैट इज डी एक्स।
स्मॉल हमने डिस्प्लेसमेंट कर दी, स्मॉल डिस्प्लेसमेंट इज dx, फोर्स F लग रहा है, स्मॉल डिस्प्लेसमेंट dx है, तो हम स्मॉल डिस्प्लेसमेंट का पहले वर्क डन निकालते हैं। तो सबसे पहले हम निकाल रहे हैं वर्क डन इन स्ट्रेचिंग स्प्रिंग बाय dx। अगर हम स्प्रिंग को dx डिस्प्लेसमेंट से स्ट्रेच कर रहे हैं तो कितना वर्क डन आपको करना पड़ा। अगर डिस्प्लेसमेंट स्मॉल है तो वर्क डन भी स्मॉल होगा। तो वर्क डन dw इक्वल टू डिस्प्लेसमेंट का फॉर्मूला क्या होता है, F dx, फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। फोर्स F है, डिस्प्लेसमेंट dx है, फोर्स F डिस्प्लेसमेंट dx, तो dw इक्वल टू F dx। यहाँ पे हम F की वैल्यू अगर पुट कर दें तो F हमारे पास क्या आया, माइनस kx dx। क्या आ गया, माइनस kx dx। ओके, हम सिर्फ मैग्नीट्यूड लेके चलते हैं, डायरेक्शन तो होगी कि अपोजिट, नेगेटिव तो यही बताता है ना कि अपोजिट डायरेक्शन में। हम सिर्फ मैग्नीट्यूड लेके चलते हैं क्योंकि वर्क डन में निकालना, और वर्क डन एक स्केलर क्वांटिटी होती है, तो उसमें आपको डायरेक्शन की जरूरत नहीं है। kx dx बन गया, f की वैल्यू पुट की। दिस इज द वर्क डन ओनली इन द डिस्प्लेसमेंट dx। ओके, अगर हमने टोटल का वर्क डन निकालना, अभी हमने x स्ट्रेच किया है, तो टोटल वर्क डन अगर हमने कैलकुलेट करना हो, टोटल वर्क डन, स्मॉल पाथ का अगर हमें वर्क डन पता हो, एंड इफ वी वांट टू कैलकुलेट द वर्क डन फॉर द टोटल स्ट्रेचिंग ऑफ द स्प्रिंग, नाउ वी हैव टू इंटीग्रेट दैट इक्वेशन। जो हमें इक्वेशन मिली हुई है ये dw इज इक्वल टू kx dx, नाउ वी हैव टू इंटीग्रेट दैट इक्वेशन विद इन द लिमिट्स, जो लिमिट्स आपको मिली होंगी। dw का इंटीग्रेशन सिंबल लगा दिया, kx dx, लिमिट्स पुट करते हैं। लिमिट स्ट्रेचिंग कम से कम हो सकती है 0 और ज़्यादा से ज़्यादा स्ट्रेचिंग कितनी है, x। तो d के साथ x लिखा हुआ है, तो x वाली लिमिट्स आपने पुट करनी है। मिनिमम लिमिट इज 0 एंड मैक्सिमम लिमिट इज दैट इज x। तो 0 से x तक हम पुट करते हैं इसकी लिमिट्स को। तो अब इसको इंटीग्रेट करते हैं। dw का इंटीग्रेशन क्या बनता है, यहाँ लिख रहा हूँ मैं इधर, dw का इंटीग्रेशन होता है w, k कांस्टेंट बाहर आ गया, d के साथ में x लिखा हुआ, इट मीन्स x वाली टर्म्स का इंटीग्रेशन आपने करना है, यहाँ x वाली ये टर्म। तो इंटीग्रेशन का क्या रूल होता है, इंटीग्रेशन मीन्स क्या बना, x है, इसकी पावर 1 है, तो इंटीग्रेशन होके एक पावर प्लस हो जाती है, एक पावर है तो एक पावर प्लस हो जाएगी, और वही पावर प्लस होकर उसका डिनोमिनेटर में भी लिखी जाएगी। ओके, सो नाउ वर्क डन इज इक्वल टू, अगर हम ये बात करें तो k बाई 2 बाहर निकाल लिया, तो अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, अपर लिमिट इज x, x का स्क्वायर, लोअर लिमिट इज 0, तो 0 का स्क्वायर, तो x स्क्वायर माइनस 0 स्क्वायर। वर्क डन इज इक्वल टू k बाई 2, ये अंदर क्या बचा, x स्क्वायर, सो वर्क डन इज इक्वल टू हाफ k x स्क्वायर। वर्क डन कितना आ गया, दैट इज हाफ k x स्क्वायर। ये वर्क डन आया भी स्प्रिंग को स्ट्रेच करने में, x डिस्टेंस तक, s डिस्प्लेसमेंट तक स्ट्रेच करने में आपको कितना वर्क डन करना पड़ा, दैट वर्क डन इज k half kx square, and this work done is stored as elastic potential energy in the spring. This work done is stored as elastic potential energy in the spring. So potential energy of the spring is again this half kx square. What is x? डिस्प्लेसमेंट की, कितना आप स्प्रिंग को स्ट्रेच करो, कंप्रेस करोगे तो भी होगा। अगर आप इस स्प्रिंग को इधर फोर्स लगाओ और ये अंदर की तरफ कंप्रेस हो जाए एक्स डिस्प्लेसमेंट में, तो कंप्रेस करने के लिए भी तो आपको फोर्स लगाना पड़ा, इट मीन्स वर्क तो आपको करना ही पड़ा ना उस केस में भी। तो कंप्रेस करना हो चाहे स्ट्रेच करना हो, तो जब भी कोई बॉडी, इलास्टिक बॉडी कंप्रेस सिचुएशन में होती है चाहे स्ट्रेच स्टेट में होती है, तो दैट हैज अ इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी। उसमें क्या होता है, इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी। तो उसमें पोटेंशियल एनर्जी निकालने का तरीका क्या है, दैट इज हाफ के एक्स स्क्वायर। सो दिस इज द एक्सप्रेशन फॉर पोटेंशियल एनर्जी ऑफ अ स्प्रिंग, पोटेंशियल एनर्जी ऑफ अ स्प्रिंग। Now we are doing the topic that is law of conservation of energy. Law of conservation of energy. What is the law of conservation of energy? It means energy can neither be created nor be destroyed. It can be converted from one form to अनदर। ना तो एनर्जी को बनाया जा सकता है, ना बनी हुई एनर्जी को ख़त्म किया जा सकता है। सिर्फ ओनली पॉसिबल ही है कि एक तरह की एनर्जी को आप दूसरी तरह की एनर्जी में कन्वर्ट कर सकते हो। ओके, सो टोटल अमाउंट ऑफ जो एनर्जी है दैट रिमेन्स कंजर्व्ड।
टोटल अमाउंट ऑफ जो एनर्जी है दैट रिमेन्स कंजर्व्ड। तो इसको हम ये स्टेटमेंट अगर लिखें, एनर्जी कैन नाइदर बी क्रिएटेड nor be destroyed, neither be created nor be destroyed, but can be converted from one form to another, from one form to अनदर। मतलब एनर्जी को आप एक फॉर्म से दूसरी फॉर्म, जैसे पोटेंशियल एनर्जी है, पोटेंशियल एनर्जी वन फॉर्म ऑफ एनर्जी, उसको आप काइनेटिक एनर्जी में कन्वर्ट कर सकते हो, एंड काइनेटिक एनर्जी है तो उसको पोटेंशियल एनर्जी में भी आप कन्वर्ट कर सकते हो। कैसे टोटल अमाउंट ऑफ एनर्जी कंजर्व्ड रहेगी, इसके बारे में हम डिस्कस करते हैं। कई तरह से एग्जाम्पल्स इसके बनते हैं जिससे हम डिस्कस कर सकते हैं इसको। तो हम समझने की कोशिश करते हैं इसको कि बाय द एग्जाम्पल ऑफ अ सिंपल पेंडुलम। हमारे पास एक सिंपल पेंडुलम है, एक हैंगिंग पॉइंट से ये हैंग है, ये पॉइंट इसका है ए, सेंटर पॉइंट। यहाँ पे अभी इसमें कोई भी एनर्जी नहीं है, मैंने इसको पकड़ा और इसको थोड़ा सा लेफ्ट साइड में स्ट्रेच कर दिया, यहाँ पे आ गया ये, दिस इज द पॉइंट बी। नाउ बी पॉइंट पे, तो यहाँ तक लाने में मेरे को उसको क्या करना पड़ा, वर्क करना पड़ा ना। तो जो मैंने इसके ऊपर वर्क किया वो कहाँ गया, मतलब इसको डिस्प्लेस करवाने में मेरे को कुछ वर्क करना पड़ा, तो वर्क कहाँ गया मेरा, दैट वर्क इज स्टोर्ड एज पोटेंशियल एनर्जी इन द बॉल एट पॉइंट बी। मतलब अब पॉइंट बी में कुछ पोटेंशियल एनर्जी है, मान लीजिए यहाँ पे पोटेंशियल एनर्जी है 10 जूल, चल नहीं रहा तो काइनेटिक एनर्जी कितनी है 0। ये चीज़ें मैं साइड में लिख देता हूँ। एट बी से हम स्टार्ट करें, पोटेंशियल एनर्जी दैट इज 10 जूल और काइनेटिक कितनी है 0, तो टोटल एनर्जी अभी है 10 जूल। जो टोटल एनर्जी है दैट इज 10 जूल एट पॉइंट बी की हम ये बात कर रहे हैं। जैसे हमने इसको छोड़ा तो ये वापस इधर की तरफ आएगा, ओके। तो मान लो जी एक पॉइंट सी है इन बिटवीन, यहाँ पहुँच गया, ये इधर से आ रहा है ऐसे, बी टू सी जा रहा है। एट सी पोटेंशियल एनर्जी कम होगी क्योंकि हाइट कम होगी, पहले इतनी हाइट थी ये, यहाँ से ये लेवल था इसका, अब हाइट कम होगी, हाइट कम हो तो पोटेंशियल एनर्जी कम हो जाएगी। यहाँ पोटेंशियल एनर्जी मान लीजिए रहेगी 5 जूल, काइनेटिक बाकी 5 जूल किस में गई, अब चल रही है ना, यहाँ पे ये सी पॉइंट पे बॉडी चल रही होगी, तो बाकी जो पहले 10 जूल थी, 10 जूल से 5 जूल जो वो सी पे रहेगी, तो 5 जूल बाकी कहाँ गई, बाकी 5 जूल काइनेटिक एनर्जी में कन्वर्ट हो चुकी है। नाउ काइनेटिक एनर्जी इज 5 जूल, टोटल जो है वो 10 जूल ही रहेगा, टोटल अमाउंट ऑफ एनर्जी रिमेन्स कंजर्व्ड वो 10 जूल ही रहेगा। नाउ एट पॉइंट ए पे अब रुकेगी तो नहीं, पेंडुलम आगे की तरफ मूव करेगा, रुकेगी नहीं, इसकी पोटेंशियल एनर्जी 0 हो जाएगी क्योंकि हाइट खत्म होगी। एट ए पोटेंशियल एनर्जी 0 सारी किस में कन्वर्ट होगी, काइनेटिक एनर्जी में। सो टोटल इज 10 जूल, टोटल अमाउंट ऑफ एनर्जी कंजर्व्ड रह रही है, बट एक तरह की एनर्जी दूसरी तरह की एनर्जी में कन्वर्ट होती चली जा रही है। आप देख रहे हो पोटेंशियल एनर्जी काइनेटिक एनर्जी में कंजर्व्ड हो रही है। इसके बाद अगर हम बात करें, ये पॉइंट गए डी पे, इन बिटवीन एट डी पे काइनेटिक एनर्जी कुछ हाइट बढ़ी है, पोटेंशियल में कन्वर्ट होगी। मान लो पोटेंशियल 5 है तो काइनेटिक भी 5, तो टोटल कितनी रही, दैट इज 10 जूल। टोटल अमाउंट ऑफ एनर्जी आप देख रहे हो मोशन के दौरान हर पॉइंट पे कंजर्व्ड ही रह रही है, वो चेंज नहीं हो रही। नाउ अगेन एट द हाईएस्ट पॉइंट, दिस इज द पॉइंट डी ई, सॉरी ई पे एक जाके एक बार रुकती है और फिर नीचे आती है, तो ई पे पोटेंशियल एनर्जी 10 जूल, काइनेटिक 0 हो जाएगी, टोटल अभी भी 10 रहेगा। तो आप इसमें क्या देख रहे हो, वाइल मोशन ऑफ अ सिंपल पेंडुलम वी कैन सी दैट one type of energy is converting into another type of energy, but total amount of energy at each and every point of the motion remains conserved। हर एक पॉइंट पे जो total amount of energy है that remains conserved। So this is called law of conservation of energy, कि अगर एक बॉडी मूव कर रही है, कन्वर्ट एक तरह की एनर्जी को दूसरी तरह में एनर्जी में कन्वर्ट कर सकती है। ऐसा नहीं है कि पोटेंशियल एनर्जी 10 जूल थी और वो खत्म ही हो जाएगी, लॉस्ट हो जाएगी, ऐसा कभी भी नहीं होता। ओनली एनर्जी कैन बी कन्वर्टेड फ्रॉम one form to another। So this was the today's concept। We have studied the potential energy, gradation potential energy, expression for elastic potential energy of a spring, and now we have done the law of conservation of energy। Also you can call it that
principle of conservation of energy. I hope you all understood the today's concept. Prepare notes and send in PDF form to my personal WhatsApp call, compulsory for everyone. So till then, thanks and have a nice day.